ईरान की ना इस खित्ते में जो सबसे बड़ा एक वेपन है ना, जो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बन गई है, वो इनका एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। इन ये डायरेक्ट एक वायलेशन है ऑफ जो ब्लॉकेड डिसीजन था जो आर्म्ड फोर्सेस ने इशू किया था। ये जो अटैक्स हैं, ये तो एक वायलेशन है इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ की। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के वजह से कई जो शिप्स हैं उसके ऊपर आग भी लगी है। 10 शिप्स को अपने रूट्स अबैंडन करके वापस मुड़ने पर फोर्स कर दिया। वॉर की कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती जा रही है, सिर्फ अब यूएस और ईरान तक महदूद नहीं रही। फियर ऑफ वॉर इज मोर प्रॉफिटेबल देन वॉर इटसेल्फ। दोनों ममालिक, अमेरिका भी ईरान भी, मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक लेवरेज लेने की कोशिश कर रहा है, अपना अपना पलड़ा भारी करने की कोशिश कर रहा है। ये जो एमओयू, इस्लामाबाद एमओयू साइन होने से अब तक अगर मैं देखूं तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड ही हुई। ऑयल मार्केट्स जो भी ब्रीफली $90 पर बैरल से नीचे गिरी थी, वो तो अब अगेन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्काई रॉकेट करेंगी। पूरा यकीन है हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप पे कि वो इस चीज का एक बड़ा अच्छा हल तलाश करेंगे। इसराइल तो सबसे बड़ा स्पॉइलर इस जंग में हमेशा से रहा ही है और आगे भी रहेगा। 7.5 बिलियन का वॉर बिल कांग्रेस के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने थ्रेटन किया है कि मैं पूरी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को बॉम्ब कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो तो शिद्दत इख्तियार कर गई है। आज 12वां रोज़ है कि अमरीकी जो है वो ईरान पर फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं, जबकि ईरान भी अमेरिका पर हमले कर रहा है, करारा जवाब जो है दे रहा है। जो जहाँ पर अमेरिकन बेसिस है उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो यमन के हौसी हैं, उन्होंने बहरी नाकाबंदी की हुई थी। सऊदी अरब के जो 2 ऑयल टैंकर्स थे उनको निशाना बनाया गया। ये मामला अब कहाँ जा रहा है? हमारे साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अंजा साकिब साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा अंजा साकिब साहिबा कि ये जो यमन के हौसियों ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पे सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पे हमला किया, जिस पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो है एक अफसोस का इजहार भी किया। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद से रब्ता किया और ऑयल टैंकर्स पर हमले की मजम्मत भी की। ये मामला अब किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ईरान और अमेरिका की जंग तो जारी ही है, लेकिन ये जो यमन और सऊदी अरब वाला मामला हो गया है, ये आने वाले दिनों में क्या सूरत बनेगी? अगर वो बाबुल मंदूब मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं तो फिर जो तेल है वो मौशी बहरान भी किस तरह होगा? क्या क्या कहती हैं इस पर? देखिए, यहाँ ना 2-3 चीजें नोट करने वाली हैं। सबसे पहली बात, एक तो ये कि हुतीज ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। हम ऑलरेडी जानते थे कि ईरान की ना इस खित्ते में जो सबसे बड़ा एक वेपन है ना, जो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बन गई है, वो इनका एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। आया वो हिजबुल्लाह हो, उनकी जितनी भी प्रॉक्सीज हो, यमन वाले हुतीज हो जो कि खुद इरानियन अलाइंड है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इन ऑयल टैंकर्स पे ट्रांजिट जो कर रहे थे रेड सी के अंदर से, सो इन ये डायरेक्ट एक वायलेशन है ऑफ जो ब्लॉकेड डिसीजन था जो आर्म्ड फोर्सेस ने इशू किया था। अब हुती मिलिशिया के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया। अब देखिए, अगर मैं आपको लीगली बताऊं तो ये जो अटैक्स हैं, ये तो एक वायलेशन है इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ की और जितने भी सी क्लॉज की कन्वेंशन है, जो कि गारंटी करती है कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स आ रहे जा रहे हैं उनकी सेफ्टी, उनके क्रूज की सेफ्टी, ये जिम्मेदारी होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इन्होंने जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स यूज किए हैं, ड्रोन्स यूज किए हैं, उससे कई शिप्स पे अब ना सिर्फ एक कोई डिफेंस या ना सिर्फ एक वार्निंग किस्म का अटैक था, ये तो एक मिलिशियस इंटेंट साफ तौर पे नजर आ रही थी, क्योंकि इन बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के वजह से कई जो शिप्स हैं उसके ऊपर आग भी लगी है। जानी और माली नुकसान दोनों ही हुआ है। और इसकी वजह से इट्स नॉट जस्ट दीज टू शिप्स जो कि मेंशन थे, जो कि एंसिलिया और दूसरी एक जो शिप थी, बल्कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी अंसार अल्लाह की तरफ से हुतीज के हवाले से, वो यही था कि उन्होंने कहा है, इस बात का तस्लीम किया है कि हमने नियरली 10 शिप्स को अपने रूट्स अबैंडन करके वापस मुड़ने पर फोर्स कर दिया। सो डेफिनेटली ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं हुई। अच्छा, यूके की जो यूनाइटेड किंगडम की मेरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस का सेंटर है, उसने भी मल्टीपल रिपोर्ट्स रिसीव की और मैं उनकी एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ पे मेंशन किया गया था कि अननोन किसी भी प्रोजेक्टाइल से uh, जब ये फायर कॉज हुई, उसे क्रू फाइट कर रहा है और डेफिनेटली इसके अंदर अब एक
टिपिकल एक टोटल ब्लॉकेड अगर बाबुल मंदब पे लगता है, सो ये ना सिर्फ पिछले 4 सालों का मेरी नजर में सबसे वर्स्ट केस ऑफ वायलेंस हुआ है, जो कि यमन के हवाले से पहले कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे, मगर अ, यहाँ पे आई थिंक एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आएगा। ऑलरेडी हम जानते हैं कि सिर्फ जबल अली के बंद होने से प्रीवियस इस वॉर के दौरान दुबई की सारी ट्रैफिक, दुबई की यम्बू पोर्ट सऊदीया की डाइवर्ट हो गई थी पोर्ट कासिम कराची के ऊपर। और टू बी ऑनेस्ट, मोर देन 30 to 40% ट्रेड की एनर्जी सिक्योरिटी डिसरप्ट हुई थी। सो डेफिनेटली आई थिंक के जो मेरी टाइम एम्बार्गो सऊदी अरेबिया के ऊपर हुतीज ने लगाया हुआ था, वो एक वो कहते हैं ना आई फॉर आई, कि टिट फॉर टैट हम जवाब देंगे, वो उस तरह का एक रिस्पॉन्स अच्छा था। अच्छा, इंसा साकिब साहब ये मुझे बताइएगा कि अब सऊदी जो फ़ौजी इतिहाद था उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि हम भरपूर ताकत से जवाब देंगे। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के भी डिफेंस मुआहदे आपके सामने हैं, तो अब ये आप किस तरह का मामला देख रही हैं आगे चल के? क्या ये जंग में मतलब कि पूरी, एक तो अमेरिका और ईरान का मामला चल रहा है, इसराइल का चल रहा है, जो ईरान है वो जो बेसिस है वहाँ पे अटैक कर रहा है, कुवैत, बहरीन, कतर, अब ये वाला मामला भी शुरू हो गया है, तो इसमें पाकिस्तान का क्या आप रोल देख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान का रोल तो डेफिनेटली हम बाउंड हैं कि हम इस चीज़ को ऑनर करें कि हमारा एक मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट है, और जो मुझे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के बयान से भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बयान से भी वाज़ेह हुआ है कि डेफिनेटली हम जानते हैं कि हमारे एलाइज कौन है। सो इस वॉर की कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती जा रही है, सिर्फ अब यूएस और ईरान तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस चीज के ऊपर भी यूरोप शाया होने लगी है कि जितना भी उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक छोटी सी बात करूं कि पाकिस्तान बीइंग द मेजर प्लेयर हेयर, जो पीस का बेड़ा जिसने उठाया हुआ था, जिसने डिप्लोमेटिक चैनल्स का बेड़ा उठाया हुआ था। अब देखिए रियाद और यहाँ पे यमन के इन्वॉल्व होने से, और डेफिनेटली जो आपने जिस तरह मेंशन किया, ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतार, डिफरेंट जो एयर बेसेस उनको भी अटैक किया, डिफरेंट मिलिट्री बेसेस को अटैक किया मिडल ईस्ट के अंदर, जो मिडल ईस्ट का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तब्दील हो गया है। और इसके अंदर अब एक चीज तो इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, ममालिक को समझ आ गई है कि जहां जहां यूएस बेसिस थे ना, वो एसेट नहीं थी, वो लाइबिलिटी बन गई। सो ये एक लाइबिलिटी थी हमारे लिए, उनसे वो सिक्योर तो नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा इट मेड देम अ बिगर टारगेट। सिमिलरली सऊदी अरेबिया, अब आई थिंक कि पाकिस्तान के साथ जो मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट है उसके अंदर डेफिनेटली एक चीज तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के एक डेटरेंस क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। तो वो इस पूरे खत्ते में पीस मेंटेन करने के लिए, जब हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया एक आपका एक मिलिट्री कॉपरेशन, एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी है, सो डेफिनेटली एक तो ये कि पूरे इस नए मशरिक वस्ता के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पाकिस्तान का एक बड़ा सेंट्रल रोल आया है सामने। दूसरी चीज, अब जो ये डिसरप्शन होगी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के शिपिंग लाइंस डिसरप्ट हुए थे यूएस इजराइल ईरान की वॉर के ऊपर, वहां सऊदी अरेबिया ने बड़ी कोशिशें की थी कि किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट फिर भी रहे ऑयल फ्लो, ऑल्टरनेट रूट्स, जो कि हम रेड सी, बाबुल मंदब की बात कर रहे हैं। बट अगर ये भी डायरेक्ट थ्रेट के अंडर आया है, तो दैट मीन्स कि ईरान ने अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं चोक होल्ड बना दिया, मगर अब थ्रू द हुतीज हम बाबुल मंदब की भी बात कर रहे हैं, और ये इसका बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, एक ये भी बयान था ईरानियों का, बल्कि ये बयान बड़ा अहम था कि अगर हम तेल नहीं बेचेंगे तो कोई और तेल भी नहीं बेच सकेगा। तो ये मामला आगे तो फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो तेल बेचते हैं, जब कीमत जंग हो रही है तो अभी भी आप देख लें कीमत क्या जा रही है, रोज़ इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। तो आने वाले दिनों में तो फिर एक बड़ा हम झटका देखेंगे। वो जो बातें थी कि 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा, वो तो फिर मेरा ख्याल सच होते दिखाई दे रही हैं चीज़ें। जी बिल्कुल, हमने देखे ये जो मूवमेंट्स अभी लेटली हुई हैं, ये हुती थ्रेड जब से मर्ज किया है, बाकी सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स का मेजर इम्पैक्ट आया है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एशियन भी रिफाइनरीज जितनी थी उनके लिए भी एक बड़ी लॉन्ग डाइवर्जन बन गई है। सो चाइना तो सबसे ज्यादा सफर करता है, क्योंकि जो
ऑयल हम नॉर्थ वेस्ट यम्बू से या इजिप्ट के सुएज कनाल से मेडिटेरेनियन तक पहुंचा रहे थे, जो कि अफ्रीका और केप ऑफ गुड होप पे, एशिया के रास्ते पे जाता था चाइना के ऊपर, उनके लिए भी बहुत महंगा होगा, ओवरऑल मार्केट्स डिस्ट्रॉय होंगी। देखें उसका एक जो डायरेक्ट इम्पैक्ट, अब मैंने तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ साथ टाइम, डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर बाबुल मंदब इम्पॉसिबल हो जाता है अच्छा, तो ना सिर्फ हमारे आपके नाज़रीन को आप ये बता सकें कि जो बाबुल मंदब है, इसमें से किसकी मतलब किन किन ममालिक की तजारत होती है, अगर ये आप ज़रा बता सकें। जहाँ तक हम अगर बात करते हैं, मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि अगर हम बाबुल मंदब से लेके जो जितना ज़्यादा आपका एशियन रिफाइनरीज हैं उनका फ्यूल, फिर सऊदी अरेबिया का, मल्टीपल अफ्रीकन नेशंस को सप्लाई हो रहा होता है, तो इसका जो ऑल्टरनेट बनता है ना जी, ये बहुत बड़ी एक लॉन्गर डाइवर्शन है। मैंने जैसे आपको बताया, वो यम्बू से सऊदी अरेबिया में शुरू होके, इजिप्ट के स्विस कनाल से शुरू होके मेडिटेरेनियन में जाती है, फिर वो अफ्रीका जाती है केप ऑफ गुड होप से, फिर एशिया के अंदर, चाइना के अंदर, दीगर ममालिक में दाखिल होती है। सो इससे ना सिर्फ आपके डिलीवरी टाइम्स बढ़ते हैं, बल्कि आपका फ्रेट का कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स, और आपको पता है कि इस लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में टाइम इज मनी, तो बिल्कुल जितनी बिल्कुल जल्दी ऐसे ही। आपके गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखें, जो डीपर सप्लाई शॉक आएगा ना इन एशियन कंज्यूमर्स को, तो सबसे बड़ा आई थिंक चाइना का, खासकर जो उनके सीपेक 2.0 की एक्सटेंशन वो चाह रहे थे इनटू अफ्रीका, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अच्छा अच्छा, और इंजा साकिब डेफिनेटली साहिबा, अच्छा इंजा साकिब साहिबा, ये बताइएगा आप कि हमने यमनी और हौसियों पे तो बात कर ली, लेकिन ये अब जो मामला चल रहा है ईरान का और अमेरिका का, आज 12वां रोज़ है, सालसी की कोशिश बीच में हुई भी, लेकिन उसका कोई हमने देखा कि एंड नहीं निकला। अब ये मामला कहाँ जाएगा? अब तो अमेरिका जो है वो B1 यूज़ कर रहा है, और ईरान जो है वो भी उसको जवाब दे रहा है। इससे पहले कवैत में अटैक्स हुए, फिर अब उर्दन में हुए, तो ये मामला आपको कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? और आने वाले दिनों में ये यूं ही चलता रहेगा, कोई न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो ये मामला नहीं चला जाएगा? इस पर क्या कहेंगी आप? देखें, मैं आपको एक चीज बता दूं, सो हमारी जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस की जबान में, इंटरनेशनल रिलेशंस की जबान में, एक चीज हम हमेशा कहते होते हैं कि द फियर ऑफ वॉर इज मोर प्रॉफिटेबल देन वॉर इटसेल्फ। सो आज अगर न्यूक्लियर वॉर वॉर हो जाती है, दोनों कंट्रीज निस्तो नाबूद हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, अल्लाह में अल्लाह इंश्योर के पीस कायम रहे, लेकिन मामला ये होता है कि अभी ना ये दोनों ममालिक, अमेरिका भी ईरान भी, मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक लेवरेज लेने की कोशिश कर रहा है, अपना अपना पलड़ा भारी करने की कोशिश कर रहा है इस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करके, जो पिकैक्स माउंटेन है। लेकिन इसके हवाले से मैं ये भी आपको बता दूं कि अब पाकिस्तान जो है ना, मीडिएटर से हटकर कहीं ना कहीं, और ये मेरे अपनी जाती राय है, वो एक ट्रैप ब्रोकर टाइप की सिचुएशन में आ गया है। कि मिसाल के तौर पे एक डिप्लोमेटिक असेंडेंट से लेके एक इंडिस्पेंसिबल आप ब्रोकर बन गए हैं, जो अभी मेरी नजर में हमारी दिहाई का सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये जो एमओयू, इस्लामाबाद एमओयू साइन होने से अब तक अगर मैं देखूं तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड ही हुई हैं। पाकिस्तान इज कॉट इन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। सो यहाँ पे अब एक जगह वो अपना मीडिएशन ब्रांड देख रहा है कि हमें पीस कायम करनी है, लेकिन एक जगह उसने अपना म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी देखना है जो सऊदी अरेबिया के साथ है। तो एक जगह आपका ग्लोबल रोल है, और फिर दूसरी जगह 3 एक्टिव फ्रंट्स हैं आपके, जो आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, उसके अलावा डिप्लोमेटिक कैपिटल भी जो है वो भी अब चैलेंज हो रहा है। सो आप ये देखिए कि ईरान की डेस्परेशन जो है ना, किस हद तक जाहिर होती है कि पिछले 7 दिनों में 2 दफा ईरान की तरफ से डेलीगेशंस आ गई हैं, और पाकिस्तान को अपना मीडिएशन का रोल कायम रखने की बात की जा रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ हम ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यूज करके हुतीज अब बाबुल मंदब भी चोक करने की बात आती है, या दूसरे रेड सी के अंदर टेंशन होती हैं। सो अगेन ऑयल मार्केट्स जो भी ब्रीफली $90 पर बैरल से नीचे गिरी थी, वो तो अब अगेन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्काई रॉकेट करेंगी। सो डेफिनेटली ईरान भी पाकिस्तान को अप्रोच एज अ कर्टेसी नहीं कर रहा, इट इज अप्रोचिंग पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान, उसके पास एक ही फंक्शनल चैनल अब रह गया है, वॉशिंगटन का। सो डेफिनेटली मुझे जो यहाँ पे लगता है कि हमारे लिए एक बड़ी नाजुक सूरत हाल है, कि साथ साथ हमारा डिप्लोमेटिक वेट भी हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अमाउंट का पड़ गया है, जो किसी भी मुल्क पे नहीं है फिलहाल।
हम अपने साइमल्टेनियसली अपने शहीदों को भी देख रहे हैं जो कि बलूचिस्तान में हो रहे हैं, एक फ्रैजाइल सीज फायर है इंडिया के साथ। सो डेफिनेटली अब आई थिंक जो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए इट्स अ लिटमस टेस्ट। सो आई एम होपफुल, मुझे पूरा यकीन है हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप पे कि वो इस चीज का एक बड़ा अच्छा हल तलाश करेंगे। क्योंकि देखें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट के सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट जो है, लगता है कि जो इस क्राइसिस से खासकर अभी रिसेंट जो हूथी ट्रैप की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, लेट्स से एशियन कंट्रीज और चाइना, ये तो हमारा वन ऑफ आवर बिगेस्ट पार्टनर्स है और सी पैक के प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो ये मेन लाइन्स डिस्टर्ब करने की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, एक बिल्कुल स्ट्रेटेजिक बिल्कुल। डायलेमा शुरू हो जाता है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल लास्ट पे ये बताइएगा कि अब ईरान की ये जो जंग चल रही है अमेरिका, इसमें इसराइल का आप क्या अभी तक मामला देखती हैं? क्योंकि नेतन्याहू साहब का भी जो है कोई बयान नहीं सामने आ रहा। उसके बाद ये भी कहा गया कि ईरान जो है इसराइल पे कोई अटैक नहीं कर रहा। और इसराइल का भी क्या मामला फ्यूचर देख रही हैं आप? वो भी कुछ ना कुछ जो उनकी लॉबी थी अमेरिका में वो स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, इसराइल के हवाले से तो मैं यही कहूंगी कि इसराइल तो सबसे बड़ा स्पॉइलर इस जंग में हमेशा से रहा ही है और आगे भी रहेगा। लेकिन एक जो उनके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस अब आया है ना, वो ये आया है कि जो इनकी एक वेस्टर्न रिलायंस थी, यानी कि इसराइल और यूएस का वो जो एक चोली दामन का साथ था, उसमें हमने बड़ी दरारें देखी। जबकि जेडी वैंस ने भी जो स्टेटमेंट्स दी इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी, बल्कि आप ये देखिए कि 14 दिन पहले हम यही बात करते थे कि शायद जंग करीब है या मे बी कभी टली नहीं। हम ये नहीं बात करते थे कि शायद कोई नई जंग शुरू होने वाली है। सो आई थिंक कि यहाँ एक नए फेज में हम एंटर हो गए। अमरीकन मर रहे हैं, 37.5 बिलियन का वॉर बिल कांग्रेस के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट ने, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने थ्रेटन किया है कि मैं पूरी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को बॉम्ब कर दूंगा। और ये मेरे ख्याल में वो अपने आप को भी और इसराइल की और अपनी कैपेबिलिटीज को अगेन एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन है। ईरान ने रीजनल वॉर का एक धमकी दी है। हुतीज ने सऊदी अरेबिया को ब्लॉकेट कर दिया है। ऑयल अगेन बढ़ता जा रहा है, $90 से ऊपर भी पर बैरल, 100 पे जाएगा, 120 पे जाएगा, 200 पे जाएगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। और पाकिस्तान जो कि आर्किटेक्ट था इस पीस डील का, वो चारों तरफ से घेरा जा रहा है। सो अब अगर हम देखें, ब्रिटेन और जो दीगर यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी अपने डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट कर रही हैं। सो वी आर नो लॉन्गर सीइंग अ सीज फायर अंडर स्ट्रेस। हम जो देख रहे हैं ना, वो ये कि एक आर्किटेक्चर जो था अगेन पोस्ट वॉर मिडल ईस्ट का, वो रोजाना डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है। कभी इन टर्म्स ऑफ लाइव्स लॉस, कभी इन टर्म्स ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स, कभी किसको हायर कॉस्ट आ रही है, जंग रोकने की हायर कॉस्ट है, जंग जारी रखने की हायर कॉस्ट है, अपनी स्ट्रेटेजिक लेवरेज कौन बढ़ा रहा है। सो वट एवर हैपन्स नेक्स्ट, एक सवाल है जो अभी तक किसी ने पब्लिकली आंसर नहीं किया कि डज द यूएस हैव अ प्लान कि अगर हम देखते हैं पिकैक्स माउंटेन हो जाता है, या फॉर एग्जांपल अगर है, तो क्या ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन है, क्या ये एक मैनेज कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जाएगी, इसका एंड पॉइंट क्या होगा? अभी इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन। ये पूरी दुनिया के लिए डिप्लोमेसी में भी और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में भी एक बड़ी नॉवल सिचुएशन है। बिल्कुल सो बिल्कुल। इंशाल्लाह वी होप कि चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएं। बिल्कुल जी, क्योंकि ठीक एक है। चीज तो श्योर है कि इकोनॉमिकली ये सिचुएशन अब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अंजा साकिब साहिबा गुफ्तगू कर रही थी नाज़रीन, जो कि बता रही हैं कि आने वाले दिनों में जो माशी बहरान है वो बहुत ज़्यादा होगा। पहले तो हम ये बात करते थे कि अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, लेकिन अब एक और नई जंग जो है, वो नया फेज़ कह लें उस जंग का, वो शुरू हो गया। तो मामला जो है इंतहाई ख़तरनाक होते जा रहे हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।